मैं प्रदीप जी आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये नौकरशाही, ये नेताओं का तो मैं जानता था कि नेता कभी इधर कभी उधर, आज यहां, ये अश्विनी वैष्णव तो नौकरी वाले बैकग्राउंड से आए हैं। हालांकि नौकरी जो इन्होंने की है वो ज्यादा नौकरी ये की है कि किसको कितना मिलना चाहिए उसका, मतलब बाहर के, आप समझते हैं एडवाइजर और कंसल्टेंट का काम क्या होता है, जो खास करके विदेशी फर्म के अगर आप एडवाइजर या कंसल्टेंट हैं। लेकिन ये इस तरह से अपना रंग बदलेंगे, ये नहीं समझ में आता है। तो पहली चीज प्रदीप जी, ये क्या एनडीए के अंदर का प्रेशर है कि इंडिया गठबंधन का प्रेशर है कि राहुल गांधी का प्रेशर है, ये किसका प्रेशर है कि आज मोदी जी की अंतरात्मा एकदम से जग गई और उन्होंने लेटरल एंट्री को विड्रॉ कर लिया, उस एडवर्टीजमेंट को। तो ओवरऑल आपकी एक टिप्पणी उस पे, और जरा ये किस कारण से हो रहा है, इस पे भी आपका स्टैंड क्या है? देखिए आनंद जी, एक कहावत सुनी होगी हमने और आपने सबने, 36 का आंकड़ा। वो 36 का आंकड़ा जो है ना, वो गले में फंस गया है मोदी जी के। दरअसल 36 का आंकड़ा उनका राहुल गांधी के साथ है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये जो 36 का आंकड़ा यहाँ फंस गया ना, इन्होंने ये जो आज जितने आपने रोल बैक गिना है, सब के सब उस 36 के आंकड़े की वजह से ही है। अब वो 36 का आंकड़ा क्या है? 18 बिहार से और 18 आंध्र प्रदेश से। अब 18 + 18 36 का आंकड़ा हो गया। अब दो मोदी जी के बेचारे के दो फेवरेट सब्जेक्ट, एक रिजर्वेशन और एक मुसलमान। अब जब मुसलमानों पे कुछ करने लगते हैं तो आंध्र प्रदेश वाले खड़े हो जाते हैं, जब रिजर्वेशन को लेके कुछ करना चाहते हैं तो बिहार वाले खड़े हो जाते हैं। तो ये जो 18 + 18 36 का आंकड़ा फंस गया है मोदी जी के गले में, ये अभी शुरुआत है। दरअसल वो याद है आपको, वो जब पिछले 10 साल से लगातार ये कहते थे कि जो एक पार्टी की सरकार होती है, मजबूत सरकार होती है, मजबूत फैसले लेती है, गठबंधन में ज्यादातर ठगबंधन होता है, इस तरह की बातें करते थे। अब वो उनकी खुद की कड़वी दवाई खुद पीनी पड़ रही है। अब उनको समझ में आ रहा है दरअसल गठबंधन सरकार की क्या मजबूरियां होती है, कैसे झुक के चलना पड़ता है। और मोदी जी का जो अब तक का जितना पॉलिटिकल कैरियर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो उनकी रीढ़ की हड्डी अलाउ करती है कि ज्यादा झुकने की। 4 बार झुक चुके ऑलरेडी। अब मुझे नहीं लगता कि कब तक उनकी हड्डी जो है वो अलाउ करेगी इस चीज को। और मजे की बात ये हो रही है कि झुकना उनको पड़ रहा है, जो मजबूरी है वो अपने घर से है, एनडीए की वजह से। और क्रेडिट मिल जाता है राहुल गांधी को। आज भी लेटरल एंट्री का जैसे ही वापस हुआ तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को लोगों ने शाबाशी देनी शुरू की। भाई सबसे पहले उन्होंने इस बात को उठाया था। जिस दिन भी ये एडवर्टीजमेंट आई थी, सबसे पहले राहुल गांधी थे जिन्होंने उठाया था। और आज वो हैं भी वहां पर उत्तर प्रदेश में रायबरेली में, वहां भी एक दलित की बात कर रहे हैं। तो इस चीज, ऐसे चीजों को लेकर अब जो परेशानी मोदी जी की ये है कि अब या तो वो अपने मन मुताबिक चले, या आरएसएस के मन मुताबिक चले, या फिर अपने इन सहयोगियों के मन मुताबिक चले। तो वो एक तिराहे पर खड़े हो गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब जाएंगे कहां पर। प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में मोदी जी कुछ भी करने जा रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है। आज आपने वो देखा हो, एक मलेशियन पीएम वाला उनका वीडियो हो, वो भी वायरल हो रहा है, और साथ में वो खबर भी वायरल हो जाती है तुरंत की, जैसे मलेशियन पीएम ने एक हिंदू को मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। तो जो करने जा रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी का, देखिए मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक असर तो उम्र का दिखता है। आपने सोचा था कि बजट सेशन में मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं तो वेट कर रहा था कि मोदी जी का भाषण आएगा, राहुल गांधी के चक्रव्यूह पे और उस पर पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। मोदी जी गायब। मोदी जी मीडिया से आजकल गायब, मीडिया में वरना पूरा दिन मोदी जी के आसपास ही घूमता। मोदी जी छुप क्यों रहे, या मोदी जी भाग क्यों रहे, या मोदी जी दिख क्यों नहीं रहे, ये ऐसे सवाल हैं जिसका फिलहाल जवाब हमारे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं, किसी के पास नहीं। लेकिन इससे मुझे एक चीज लग रहा है कि इंतजार में 2025 का कर रहा हूं, जब बिहार का चुनाव होगा। मुझे लगता है बिहार के चुनाव के बाद इस देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। और बिहार के चुनाव के बाद मुझे लगता है मोदी जी की कमर तब तक जवाब दे चुकी होगी। बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद मोदी जी की कमर जवाब दे चुकी होगी। तो कहीं इस देश को, पता नहीं, हो सकता है मैं शायद ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इस देश को मिड टर्म पोल की तरफ न ले जाएं। क्योंकि है नहीं, उनका नेचर नहीं है, उनका नेचर नहीं है इस तरह का। 10 साल में सिर्फ कृषि कानून एक वापस लिया, और इस 2 महीने में आपको 4 बार रोल बैक करना पड़ गया है। और अगर आप 5वां उसको भी गिन ले, अगर आप वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी कि जो क्रीमी लेयर वाला कहा था, फिर 5 हो जाते हैं, अगर उस पर भी जिस तरह से सरकार को सफाई देनी पड़ी।
तो ऐसे तो ये कैरेक्टर है ही नहीं मोदी जी का, इस कैरेक्टर के साथ मैच ही नहीं करते मोदी जी ना शाह जी, दोनों ही मैच नहीं करते इसके साथ। अब ऊपर से संघ ने अगर और झुका दिया, अब जैसे कहा जा रहा है कि संघ अड़ गया है इस चीज पे कि भाई जो आदमी बीजेपी का अगला अध्यक्ष होगा वो उनकी पसंद का होगा, अगर वहां भी झुकना पड़ जाए तो फिर मेरे को मुश्किल लगता है कि मोदी जी इसको ज्यादा कैरी कर पाएंगे और ज्यादा उनको अलाउ करेगी उनकी जो कमर है उनको झुकने के लिए। तो मैं तो क्योंकि थोड़ा छोटा बोलूंगा इसके ज्यादा, मेरे को ये लग रहा है कि सर ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको एक गुबार के रूप में दिखेगी। या तो मोदी जी झुकना छोड़ेंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये सिर्फ ये होती रहेगी, पार्टियां इस तरह की पार्टियां हैवी होती रहेगी, फिर मोदी जी पे फिर प्रेशर बनेगा, संघ का प्रेशर बनेगा, इसका बनेगा। अल्टीमेटली मेरे को मिड टर्म पोल की पॉसिबिलिटीज जो है ना वो पहले डिसीजन से ही लगने लग गई थी, क्योंकि मोदी जी के कैरेक्टर के हिसाब से जब चीजें मैच नहीं कर रही, तो आज भी मुझे यही लग रहा है कि ये सिर्फ 2025 बिहार इलेक्शन तक का इंतजार है। मैं ये कहना चाह रहा था प्रदीप जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ इसी सवाल को आगे बढ़ा लें कि जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो पॉलिटिक्स में भी एक लेटरल एंट्री होती है राज्यसभा और विधान परिषद में। भाई ठीक है, उसकी जो बनाया ये गया था संविधान में कि आप उन लोगों को लाएंगे जो इस तरह से काबिल हो, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इलेक्शन में नहीं जीत सकते। लेकिन आज की व्यवस्था यह है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी पार्टीज, कि वो अपने चाहने वालों को, अपने, मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज कर रहा हूं, ऐसे लोग जो आपके सामने क्वेश्चन न करें, आपके लिए खड़े रहें, आपके गलत सलत में आपके पीछे रहें, ऐसे लोगों को है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 24 राज्यसभा के मेंबर हैं, उसमें से केवल 2 दलित हैं, 2, मिथिलेश कुमार और ब्रजलाल। 22 उन्होंने दलित नहीं बनाए हैं, जबकि अगर वैसे देखिए तो 21.5% का SC/ST का रिजर्वेशन है। कम से कम 6 लोग तो आने ही चाहिए थे दलित समुदाय से। और सुनिए, विधान परिषद में 79 बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, केवल 2 दलित हैं। तो कहना ये सारी बात ये हो रही है कि लिटरल एंट्री के जब आप करते हैं तो आप नहीं उन लोगों को पूछते हैं जो बात प्रोफेसर शशि ने कही, सुनील जी ने कही, भाई आप इन 45 में भी लगा देते हैं कि ये हमारा कोटा है, इतने लोग हम इससे लेंगे, सब किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप केवल लेना चाह रहे हैं उन लोगों को, आप कोई लिस्ट पे नहीं बताते हैं कि हमने। तो जरा मैं इस पे भी आपसे कहूंगा कि ये जो भाजपा का कहने को वो सामाजिक न्याय और इसकी बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हरदम वो उन्हीं मनुवादी व्यवस्था की बात, जहां पे शोषित का, वंचित का, इन सब लोगों का अनदेखी करते हैं। इस दृष्टि से भी मैं जरा आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, हम आप जितने लोग बैठे हैं या कोई भी हो, हम परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक सोच है उसको तो नहीं बदल सकते ना। अब राजनीतिक मजबूरियों में बीजेपी बात चाहे जो मर्जी करे, लेकिन जो बेसिक सोच है संघ की उसको तो नहीं बदल सकते ना। संविधान की सोच, संघ की सोच आपको मालूम है आरक्षण के विपरीत है, तो उससे बाहर नहीं आ सकते। दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती जो आपने उठाई कि बीजेपी अगर चाहती तो इसमें रिजर्वेशन देके या कह देती इतनी सीट इनकी इतनी, तो क्या फर्क पड़ रहा था। बेसिकली तो कंसर्न मेन तो ये था ना कि भाई ये जो आ रहे हैं लोग 45 लोग किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या पता अडानी अंबानी प्लांट करके भेज रहे हो कि भाई इस डिपार्टमेंट में जाना है, हमारे काम करने हैं, उसके बाद उसी से आ रहे थे ना। वो मेजर कंसर्न होने की वजह ये कंसर्न हो गया कि भाई इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं है इसमें, और उसी में सरकार घिर गई, उसी में फंस गई, उसी की वजह से वापस लेना पड़ गया। अगर सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया होता तो चिंता कुछ और होती और ना विपक्ष के पास मुद्दा होता। लेकिन अभी हम वो मेन बात कर ही नहीं रहे कोई भी कि भाई इनका वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आते काम करते और चले जाते। सवाल अभी भी मेरे हिसाब से तो ये है, मेरे मन में तो अभी भी ये हिसाब है कि अगर ये हो, मान लीजिए रिजर्वेशन हो भी जाती है, सरकार बाद में कर भी देती है, तो अकाउंटेबिलिटी कौन पूछेगा, कि इनका बैकग्राउंड कौन चेक करेगा। जैसे आज की डेट में हम सबको मालूम है कि राहुल गांधी ठीक बोलते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज के वीसीज, आप मैक्सिमम वीसीज देख लीजिए, सब के सब संघ बैकग्राउंड से आपको मिलते हैं हर जगह पर। और जहां नहीं मिलते वहां पर अगर विपक्ष की सरकार है तो गवर्नर वहां पर अड़ंगा लगा देते, गवर्नर अपॉइंटमेंट नहीं होने देते उसकी। जहां कांग्रेस की सरकार है, किसी और की सरकार है, वहां वही वीसी जाता है जो गवर्नर संघ का अप्रूव करता है। इसी तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह के लेटरल एंट्री के जरिए इस तरह के ये लोग भर दिए जाएंगे जो कॉर्पोरेट उससे आएंगे, उनके बैकग्राउंड से आएंगे, उनके लिए काम करेंगे, उन्हीं के हिसाब से चीजें करेंगे,
उसका चेक कौन करेगा, उस पर कौन बात करेगा, या उनकी जवाबदेही कौन निर्धारित करेगा। अब आपने कुछ नाम लिए जैसे मोंटेक आलूवालिया और ये सब जब नाम लिए, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया इसलिए नहीं होता, लेकिन आज की डेट में जो ना आप ही ने शुरू में बात कही कि कितने आए कितने लिस्ट गई, सुनील जी ने भी ये बात कही कि किसी को पता ही नहीं कौन थे, कौन है, कितने हुए और कहाँ है वो, किसी को कोई पता नहीं। तो ऐसे में ज्यादा खतरा मेरे हिसाब से ये है कि अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये रही बात कि जैसे अपने अजय भाई ने कहा कि राहुल गांधी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 1.5 साल से वो शख्स लगातार जिस मुद्दे को उठा के लेके चला हुआ, जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक का जो नारा दिया हुआ है, जाहिर सी बात है एक पेड़ तो उसी शख्स ने लगाया। अब आगे उसके ब्रांचेस हो गई है तो कई लोग उसका फल खा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब भी बात इस चीज की आएगी तो उसी को क्रेडिट जाएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। और रही बात, देखिए एक नैरेटिव ये बना जाता है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही, जातियों के आधार पर ही कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई लोग समझते हैं आज की डेट में कि अगर प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो फिर उसके आगे जात और उसकी बात करने में तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जैसे अजय भाई ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि हम पांचों के पांचों स्वर्ण जाति के बैठे हैं, हम सबको मालूम है कि अगर रिजर्वेशन हटता है तो हमारे ही बच्चों को आसानी होती है, लेकिन उसके बावजूद हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें मालूम है कि समाज की जरूरत क्या है। हम कोई किसी पॉलिटिकल मोटिव लेके बात नहीं कर रहे, हमारा कोई इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है ऐसा कि जिससे हमको फायदा हो, लेकिन समाज के बारे में बात करने के हिसाब से समाज को जब हम देखते हैं अपने अंदर से, तब लगता है कि नहीं इसकी जरूरत है, अभी इसकी जरूरत है। बेशक कुछ इसमें चेंजेस किया जा सकते हैं, वो अलग बात है, वो बहस का अलग मुद्दा, उस पर किसी और दिन करेंगे बात, लेकिन जरूरत है। जब ये सोच हमारी, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने देखा है समाज को पत्रकार के तौर पे, एकेडमिशियन के तौर पे, सब चीजों को देख के, लेकिन जिनकी सोच सारी की सारी पढ़ाई जारी की सारी एजुकेशन ही संघ के निक्कर पहन के हुई हो, तो उनको तो जो एक रटा दी गई है ना वो बात की भाई यही होना है तो वही रहेगी, उसको बदल नहीं सकते हम। पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते आप।